माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहते हैं। और इस कड़ी में मैं आपको बुलाने जा रहा हूं, मैं ऐसे जवान लीडर को बुलाने जा रहा हूं जो ऑल इंडिया में गांव शहर जाते हैं, जो माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुरे शुक्रिया। बैठा दो। सारा समय खराब करते हो, फिर कहते हो सारा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रहा हूँ। आधे आधा घंटा तो इन्होंने ले लिया होगा। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रकाश डाला, क्षेत्रीय समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। लेकिन जिनका दल नहीं होता उनका कोई बल नहीं होता, और जिनका बल नहीं होता उनकी समस्याओं का भी हल नहीं होता। ये बात गौर से समझने की है। संविधान की सभी नीतियां तो लागू नहीं होती देश के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। खास तौर से संविधान दिवस की बधाई देता हूं मैं भारत देश की महिलाओं को कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की महिलाओं को पैर की जूती नहीं समझा गया, और 26 जनवरी 1950 के बाद ही भारत के अंदर प्रत्येक वर्ग की महिला शिक्षा का अधिकार लेकर, समानता का अधिकार लेकर, और पितृसत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर, पुत्र सत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर, पुरुष सत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर एक बराबरी के अधिकार में आकर के बैठ के, जैसे आज मेरी माता और बहनें यहाँ बैठी हुई। आपके जिलों में भी डीएम एसडीएम होंगी, एसएसपी होंगी। ताली ना बजाए, ताली से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं कुछ जो कहूंगा फिर आप लोग ताली बजाने लायक नहीं करेंगे। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद की देन। तो मैं फिर आपको बधाई देता हूं, भारत देश की महिलाओं को, और खास तौर से भारत देश के उस वर्ग को जिसने कई हजार साल या अछूतों का जीवन व्यतीत किया। अपनी बात को शुरू करो। शुरू करने से पहले एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। नमन उस प्रत्येक विचारधारा वाले व्यक्ति को जो इस देश में समता समानता की बात करता। नमन उन तमाम साथियों को जो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज मजबूती से विरोध पर उतारू है कि जब कहीं गलत होता है तो वो कुछ करे ना करे, अपने क्षेत्र में एक पत्र के माध्यम से या खड़े होकर सड़क पर अन्याय अत्याचार का विरोध करते हैं। ऐसे तमाम साथियों को नमन। अभी बताया साथियों ने कि घोड़ी पर चढ़ने के से मूछें काट दी जाती है। बाकी घोड़ी पर चढ़ने से हत्या कर दी जाती है, मूछें रखने पर हत्या कर दी जाती है। ये तमाम चीजें साथियों ने बताई। भाई, मैं पैर छूने की व्यवस्था से बहुत दूर हूं, और मैं मदिरा की व्यवस्था से बहुत दूर रहना चाहता हूं। कि मूछें रखने पर मूछें काट दिया, हत्या कर दी जाती है। ये व्यवस्था वो है जो भारत में कई हजार साल तक स्थापित रही है। क्योंकि मनुस्मृति कहती है, ढोल गवार पशुसूत्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वही संविधान कहता है कि यहाँ समता और समानता। अगर मैं संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की बात करूं, जहाँ शिक्षा के तहत समानता है, गौर से सुनिएगा, मुझे जो साथी यहाँ दुकानों पर बैठे वो भी, कि जहाँ शिक्षा के प्रति समानता है, जहाँ धार्मिक समानता है, जहाँ आर्थिक राजनीतिक समानता है, जहाँ विधि के समक्ष समानता है, वही देश के अंदर आज उन सभी नियमों का पालन नहीं हो रहा। इसका सीधा सीधा सा कारण कुछ है तो भारत के अंदर अनुच्छेद 21 के का उल्लंघन करना इसके सबसे बड़ा कारण। अनुच्छेद 21 के क्या कहता है कि भारत में
6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए। गौर से सुनिएगा, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए, लेकिन मात्र भारत के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा है, मैं मानता हूं। लेकिन एक और दूसरी ओर जब हम निगाह घुमा कर देखते हैं कि एक तरफ सड़क के एक साइड में फ्री शिक्षा दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है, लेकिन खिचड़ी के नाम पर उनका भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। वही मैं देखता हूं दूसरी ओर कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं, जहां की फीस 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000। अब एक मजदूर ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, खासतौर से इसका वो वर्ग उस फीस को नहीं दे सकता जो सदियों तक शोषित और पीड़ित रहा है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार दलित कहूं, बार बार मुस्लिम कहूं, बार बार आदिवासी कहूं, मैं पिछड़ा कहूं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर सदियों तक जिनका शोषण हुआ, आज भी वो इस देश के अंदर गरीबी का जीवन, माफी चाहूंगा, गरीबी का जीवन नहीं, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। उन्हीं के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में धक्के खाते हैं। जहां शिक्षा के नाम पर मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छी शिक्षा वहां पर मिलती होगी, मैं नहीं कहता। जाइए सर्वे कीजिए, अपने क्षेत्रों का सर्वे कीजिए। भीम आर्मी के लोग सर्वे में विश्वास रखते हैं, जाइए सर्वे कीजिएगा। मेरे जाने के बाद तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो सर्वे कीजिएगा प्राइमरी स्कूलों का जाकर के। वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों के बच्चे, पूंजीपति कौन? जिनकी अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हैं। आप पूंजीपति नहीं ना, ये पूंजीपति जो सड़कों पर दुकानें हैं, यहाँ से वहां तक दुकानों पर चले जाओगे इनको आप पूंजीपति कहते हैं नहीं। जाइए इनका भी सर्वे कीजिएगा, पूछिएगा किसी की पेट्रोलियम की खदान में कोई हिस्सेदारी है, किसी की कोयले की खदान में हिस्सेदारी है, किसी की सोने की खदान में हिस्सेदारी है, तो जवाब आएगा क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है, नहीं कुछ नहीं पता है। किसी की हिस्सेदारी, ये पूंजीपति नहीं है। वो पूंजीपति लोग जिनकी व्यवस्था कई हजार करोड़ की इस देश में है, उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख फीस। क्या ऐसा होने से भारत देश की गैर बराबरी कम हो जाएगी? हो जाएगी कम? नहीं हो सकती। अब इसी बीच मैं अपने टॉपिक को एक दूसरी तरफ लेकर के जाता हूं कि आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा यहाँ के अन्य सामाजिक संगठनों ने, अन्य राजनीतिक संगठनों ने जो संविधान यात्रा हमें लेकर आनी थी, उसका स्वागत करने के लिए जगह जगह मंच लगाए थे। तो मैं उन तमाम साथियों से माफी चाहता हूं। देरी से आने के लिए कुछ व्यवस्था हुई जिससे मैं यहाँ पर लेट पहुंचा और मैं आपसे मिल नहीं पाया। कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार आपसे अवश्य मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन उसी बीच मेरा आपसे एक और भी कहना, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि जो गैर बराबरी आज भी है, उस गैर बराबरी के खिलाफ भी संयुक्त रूप से सिर्फ मालाएं पहनाने के लिए नहीं, अपने क्षेत्र से आवाज को बुलंद करने का काम कीजिए। अगर ऐसा होगा जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज बड़ा पैमाने पर शोषण करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं मैं किसी उच्च जाति का हूं, तुम किसी नीच जाति के, कहीं ना कहीं शोषण पर रोक लगने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक निवेदन और करता हूं तमाम साथियों से जिनके घर में बेटियां हैं, बिल्कुल खुले मन से कहता हूं, और ये बात कहते हुए मैं हिचकिचाता नहीं। मैं जानता हूं जो मुकदमा होकर मैं जेल जा सकता हूं। दिल्ली में एक बेटी के साथ गलत हुआ, शरीर के 35-37 हिस्से किए गए और फ्रिज में उसको रखा गया। उसके साथ दुराचार भी हुआ होगा और ये सब कुछ भी हुआ होगा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो बहनें मेरी आवाज को सुन रही है, अगर किसी बेटी के साथ गलत हो तो उस गलत करने वाले की वो बहन अगर नाड़ उतार के ले आएगी तो उसका ये भाई मेरा रतन उसके साथ करने से करना यहाँ पर खड़ा रहेगा। परिणाम कुछ भी हो, दिल दहलता है। जब ये बलात्कार जैसी घटनाएं होती है तो दिल दहलता है, नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि समाज की
कि समाज की, किसी भी समाज की बेटी को खुद मजबूत होना होगा, तुम्हें अधिकार किसी ने दिए इस देश के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए है। वो चाहे कलम का अधिकार दिया हो, चाहे तलवार का अधिकार दिया हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अब मैं ध्यान केंद्रित करूंगा इस देश की व्यवस्था पर कि भारत की व्यवस्था किस ओर जा रही है। जो आज भारत माता की जय कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत के वीर सपूत हैं, ये जवाब मैं उनकी बात भी करूंगा कि भारत की व्यवस्था कहां जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल खुलते जा रहे हैं, एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री वो लोग दे रहे हैं, खाने की सब सारा सामान दे रहे हैं। जो केला एक दर्जन आपको यहाँ से 20 रुपए में मिल जाता है, वो जाकर वहां 70 रुपए दर्जन पड़ता है। समझिए प्लानिंग क्या है। ये जो छोटे छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं, वो एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री दे करके सबसे पहले इनको बेकार करेंगे, इनको बेरोजगार कर देंगे। वहीं दूसरी उनका स्टेप होगा, जियो का सिम सबने यूज किया, 7-8 महीने में सबने फ्री जियो चलाया, पूरी रात जियो चलाया, मूवी डाउनलोड की, गूगल सर्च मारे, ना जाने क्या क्या किया। लेकिन 7-8 महीने के बाद उस जियो ने किया क्या, जब सारी टेलीकॉम कंपनियां कमजोर हो गई, सबको खरीदा और खरीद कर कहा कि अब तुम्हें हमारे हिसाब से इस देश में टेलीकॉम कंपनी के रेट तय करने होंगे। 1 महीने का 400 रुपए बिल बना देते हैं और कहते हैं कि अब देश जीत रहे हैं, देश चला रहे हैं। ये 400 रुपए बिल बनाने वाले लोग दोस्त किसके हैं? बिल्कुल आप कहेंगे भैया राजनीतिक बातों पर आ गए, लेकिन नहीं, समझिएगा। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, उन्होंने कहा अगर भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेत और खलिहानों से होकर जाता है। इस सब लाइन को समझिएगा सब लोग कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर जाता है। मतलब कि भारत की उन्नति भारत के किसान मजदूर वर्ग के अंदर है। अगर वो उन्नत होगा, शिक्षित होगा, तो भारत की उन्नति हो जाएगी। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसी पर अगर पड़ रहा है इस देश के अंदर, वो यहाँ के किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर पर पड़ रहा है। पूंजीपति को आटे की कीमत से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मजदूर सुबह से शाम तक 500 की मजदूरी करता है, उसको आटे की कीमत से प्रभाव पड़ता है, उसको गैस सिलेंडर की कीमत से फर्क पड़ता है। क्योंकि आज मैं ये बात भी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे दुख होता है जब पुराने महापुरुषों को पढ़ा जाए और आज की व्यवस्था देखी जाए कि 19 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा सड़क पर खड़ा होकर धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है। दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है। हमें समझना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। शिक्षा का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में है और धर्म मानने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप एक वर्ग को शिक्षित कर देंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर देंगे और उसको कहेंगे भाई तेरी मर्जी है, तो सभी धर्मों का अध्ययन कर और जा जिस धर्म को तुझे मानना है। मैं लिख कर देता हूँ, अगर 20 साल ये व्यवस्था भारत में स्थापित हो जाए तो 20 साल के बाद ये भारत सोने की चिड़िया होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन गैर बराबरी इतनी ज्यादा है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जहां आप और हम जैसे लोग लगातार लड़ रहे हैं, वहीं ये व्यवस्था कभी लागू ना हो, उसके लिए भी इस देश के अंदर बड़ा फंड खर्च किया जाता है। बड़ी तरीके से सोशल मीडिया से लेकर सब जगह लोग तैयार किए जाते हैं। सब लोग समझिए, समझना पड़ेगा। भारत आज अंधकार की गलियों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझिए, इस देश में अंग्रेज कैसे आए थे। भारत में अंग्रेज जब आए थे तो वो व्यापार करने आए थे, सिर्फ व्यापार करने। और सर्वे करके दिखाता हूं, अपना मोबाइल निकालिए, अपने मोबाइल को डालिए गूगल पर, पूछिए ये मैन्युफैक्चर कहाँ का है। जाइए अपने घर की एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चर पूछिए कि मैन्युफैक्चर कहाँ का, तो आपको पता लगेगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। तो लिखा आएगा कि चाइना की, जापान की, फ्रांस की, नेपाल की, कहीं और वो लिखा आएगा। और जब आप देखेंगे कि इन चीजों को बनाने वाले जो दिमाग है, इन चीजों को चलाने वाले जो दिमाग है, जो नौकरियां कर रहे हैं अमेरिका में जाकर, चीन में जाकर के, वो 70% से ज्यादा भारतीय निकलेंगे। अब जाकर के देखिए, मैं जानता हूं जब बड़े मन से मैं ऐसी बातें करता हूं, मुझे पता है मेरा हस्बैंड क्या हो सकता है। मैं जानता हूं जब ये बातें होंगी तो समाज में चर्चा होगी तो मुझ जैसे व्यक्ति की कभी भी हत्या कर दी जा सकती है। किस लिए? कि ये व्यापार कोई 1-2 रुपए का नहीं, ये व्यापार कई हजार करोड़ का व्यापार है। क्योंकि ये समाज सीधा बोला,
जो इस देश में बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक समझते हैं, जिनकी आबादी बहुत हिदायत है, जो हर गांव में पाए जाते हैं। गरीब जिन्हें मैं कहता हूँ, जिन्हें शोषित पीड़ित कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर भी उन्हें बहुजन कहते थे, शाह काशीराम बहुजन कहते थे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा, हत्या हो गई, चले गए। समझिए, अगर पुनः इस देश की व्यवस्था को बचाना चाहते हैं तो एक नारा साहब का काशीराम साहब ने दिया, अगर याद कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं ये कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। हो सकता है हम लोगों के घरों में अनाज ना हो, रोटी ना हो खाने के लिए, हो सकता है हम पूरे दिन मजदूरी करते हो, लेकिन अपनी विचारधारा पर अडिग होकर चलिए, अपनी विचारधारा को स्थापित कीजिए। जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो कभी बुद्ध ने चलाई, कभी सतगुरु रैदास ने चलाई, कभी गुरु नानक देव ने चलाई, कभी संत कबीर ने चलाई, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई, कभी पेरियार ने चलाई। उस विचारधारा को स्थापित की। बताइए कि अब समता समानता की विचारधारा ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। अगर समता समानता की विचारधारा नहीं स्थापित होगी तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं पूछता हूं आपसे कि जब आप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, एक तरफ बेटे की शादी कर देते हैं, जब हिस्से की बात आती है तो बेटी को हिस्सा देना पसंद नहीं करते, बेटे को हिस्सा देना पसंद करता है। ऐसा करता है नहीं करता? बिल्कुल करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं करके गए, वो समान अधिकार दे करके गए कि आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा बेटी का और आधा हिस्सा बेटे। ये बात अपने मन में बिठाकर तो सुनते हैं। जब तक आप अपने घर से समानता लेकर नहीं खड़े होंगे तो दूसरे को कैसे समानता का पाठ पढ़ाएंगे साहब? पहले खुद में सुधार कीजिए, बिल्कुल खुद में सुधार कीजिए। सही मायने में हम सोए हुए लोग, हम सोए हुए लोग। इस देश की वो आबादी जो इस देश की जल जंगल जमीन को खोदती है, जो रात दिन मजदूरी करती है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो मेहनत कश इस देश का है, वो भी आज सबसे ज्यादा गरीब है। क्यों? इसलिए एक व्यक्ति व्यापार करता है और हर घंटे 100-200 करोड़ रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक 300 रुपए कमाता है। समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आज फ्री में चावल और दाल दी जाती है, कोटों के अंदर जाते हैं ना राशन लेने के महीने में, ये दी जाती है, ये इस देश की आवाम को निकम्मा और नाकारा करने का एक प्रयास और कुछ नहीं। ये लोग जो इस कोटों के अंदर फ्री में जो राशन बांट रहे हैं, अगर इस देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का काम करे तो वो फ्री का राशन खाने की आदत हम लोगों से हट जाए। पढ़िए दूसरे देशों को भी सब। जापान हिरोशिमा में, नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु गिराया था। अमेरिका ने गिराया था ना, गिराया था, लेकिन 14-14 घंटे काम करके, 18-18 घंटे काम करके अपने देश की भावना को अपने दिल में बसा करके उस देश को डेवलप करके खड़ा कर दिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप कितने भी ब्रिलियंट हो, सबसे पहले आपकी जाति पर वार किया जाएगा कि आपकी जाति क्या है, फिर आपका लिंग देखा जाएगा कि आप स्त्री है या पुरुष है, और फिर आपको जगह दी जाएगी। इसका जीता जाता उदाहरण है, अभी एक बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति भारत की इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त खेला, और उसको अब बांग्लादेश जाकर खेलने से मना कर दिया गया। किस लिए? क्या समझते हैं? उदाहरण है ये, उदाहरण है। बैक में जाइए, इतिहास में जाइए, पता लग जाएगा। भीम आर्मी ने एक व्यवस्था चला रखी है। आप चाहते हैं परिवर्तन हो, चाहते हैं परिवर्तन हो, आप ये भी चाहते हैं इस देश की व्यवस्था बनी रहे, आप ये भी चाहते हैं जिस दिन को आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस, वो संविधान जिंदा रहे चाहते हैं, तो खुद से शुरू कीजिए तैयारी। भीम आर्मी पूरे देश के अंदर पाठशालाएं चलाती है। भीम आर्मी पाठशाला शाम को 1 घंटा किसी भी गांव में, किसी की छपाड़ में, किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, जहां जगह मिले वहां शाम को 1 घंटा गांव के बच्चों को इकट्ठा कीजिए और 1 घंटा उनको उनकी बेसिक शिक्षा पढ़ाइए। जब आप उनको 1 घंटा उनकी बेसिक शिक्षा पढ़ाएंगे
और फिर उनको 1 घंटा इस देश के महापुरुष पढ़ाइए, फूले साहब अम्बेडकर पढ़ाइए, बुद्ध पेरियार रैदास पढ़ाइए, कबीर नानक हरिदास पढ़ाइए। तो देखिए जब वो 20 साल का होगा तो इस देश की व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए तैयार होगा, जैसे 23 साल की उम्र में भगत सिंह इस देश की व्यवस्था को चैलेंज करके फांसी चढ़ा। 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस फांसी चढ़े थे, कहा जाता है वो आजादी के लिए लड़े थे, लेकिन नहीं, आजादी के साथ साथ वो यहाँ की व्यवस्था से त्रस्त थे, इसलिए वो लड़े थे कि काश इस देश के लोग जाग जाए। यही आपको भी करना है, यही करना है, सिखाइए जा करके, बिल्कुल सिखाइए। हाँ, मैं चीख कर कहता हूँ, सावरकर मत सिखाइएगा, सावरकर मत सिखाइएगा। अगर सावरकर सिखाएंगे तो इस देश में गुलामों की नस्ल पैदा होगी, बिल्कुल होगी। इतिहास पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा का अधिकार इसलिए लेकर के गए हैं कि आप अपने इतिहास की ओर जाए। यह भारत देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अपने इतिहास की ओर जाए, इस देश के इतिहास की ओर जाए और देखे इस देश के साथ गद्दारी किसने की है और इस देश के साथ वफादारी किसने की है, देखने का काम करें। ये कब तक नहीं होगा? जब तक इस देश की वो आवाम जो सोई हुई कौम है, जिस पर अन्याय अत्याचार होते हुए भी वो शांत रहती है, वो आवाम खड़ी ना हो जाए, बिल्कुल खड़ी ना हो जाए, तब तक नहीं होगा। अभी मैंने देखा पीछे एक महापुरुष की जयंती थी, जिस महापुरुष का नाम था टीपू सुल्तान। हमने ट्विटर पर जयंती की बधाई दी तो कुछ सांसदों ने उसका ऑब्जेक्शन किया। हमने मुझसे पूछा, भाई आपने ऑब्जेक्शन किया ठीक है, क्या टीपू सुल्तान के विषय में कभी पढ़ा है? उन्होंने एक शब्द में कहा नहीं जी वो मुसलमान था। हमने कहा कोई व्यक्ति मुसलमान है या किसी और धर्म से ताल्लुक रखता है वो इसलिए गलत है। तो मुझे शर्म आती है ऐसी बात करने वाले लोगों पर। हमने कहा पढ़िए, भारत का वो पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों की तोपों का सामना किया था और जाकर अंग्रेजों से लड़ा था। और भारत का पहला वो व्यक्ति था जिसने भारत की शूद्र महिलाओं को छाती ढकने का, सर ढकने के अधिकार के लिए ना जाने कितने मनवादी व्यवस्था के लोगों को मौत के घाट उतारा, वो पहला व्यक्ति। अब ये बात कहते हैं तो बुरी लग जाती है, इतिहास बयां करते हैं तो बुरी लग जाती है। मैं निवेदन करता हूं तमाम साथियों से, जो भारत में पैदा हुआ है, जो आज 21वीं सदी में जी रहा है, कि ये जो घोड़ी पे बैठने पर तुम हत्या करते हो, इस पर विराम लगाया जाए। जो मूछे रखने पर तुम हत्या करते हो, इस पर विराम लगाया जाए। जो जाति का गौरव पाकर तुम ये गलत करते हो, इस पर विराम लगाया जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है इस देश का, कि जब जब गलत हुआ है और आवाम खड़ी हुई है, तब तब इस देश में भीमा कोरेगांव हुआ है, ये इतिहास गवाह है। तो मैं और मैं तो खुद उस वंश से हूं, मैं खुद उस वंश का हूं कि जिसके वंश के लोग अच्छे से अच्छे शिकारी रहे हैं, जिन्होंने ना जाने हजारों साल तक ना जाने कितने शेर चीतों का शिकार कर कर उनका मांस खाकर अपना जीवन यापन किया। मैं तो उस वंश का हूं, वो खून है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, कहा कि कल जब तुम मजबूत हो जाओ, तुम लड़ने लायक हो जाओ, तो तुम्हें किसी के साथ शोषण अन्याय अत्याचार नहीं करना है, तुम्हें न्याय स्थापित करना है, तुम्हें समता समानता बंधुत्ता स्थापित करनी है। हम उसी पर चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। अगर अपने पर आ जाए तो आप घोड़ी से उतारने की बात करते हो, हम तो 10 घोड़ों पर बैठ के एक आदमी चल रहे, जब किसी की मत ना उतारने। भारत में आज राजतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है। मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूं जो यहाँ बैठी मुझे सुन रही है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसके जितने ज्यादा सिर होंगे उसकी उतनी ज्यादा ताकत होगी। अगर आप एक बंद एक मुट्ठी होकर एक जगह खड़े हो जाए तो दिल्ली की गद्दी पर तिरंगे के साथ साथ नीला झंडा भी इसी बार लहराने की ताकत रखता है। मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, बिल्कुल। और मैं ये भी साफ साफ बता दूं कि हम जैसे लोग कभी ताकत में आए, यहाँ बैठे हुए लोग कभी ताकत में आए, हम बताएंगे शासन सत्ता कैसे चलती है, हम बताएंगे
कि देश में न्याय स्थापित कैसे होता है हम बताएंगे। हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, ये हमारे ब्लड में है। हम इस देश की व्यवस्था को चलाना जानते हैं। मैं एक ही निवेदन करूंगा, बिल्कुल करूंगा, कि हमारे धैर्य की कभी परीक्षा ना की जाए, कभी ना की जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना मजबूत किया है कि मौत तो कदम पीछे हटा नहीं सकती। अभी कोई गोली मार दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का जो माहौल होगा वो शायद संभाला न जाए। मैं कहता हूं यहाँ के मंत्रियों से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से कि आर्टिकल 19 हमें अपनी बात रखने का, हमें गाना गाने का, हमें अपनी विचारधारा के अनुरूप धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार देता है। अगर आप किसी ऐसे एक गाने पर हमारे लोगों के पीछे फोर्स को लगाएंगे, या फिर अगर हमारा कोई व्यक्ति घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालेगा, आप उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने दोगे, तो ये ठीक नहीं होगा साहब, क्योंकि ये आपके गुलाम या आपके पाले हुए लोग नहीं है। ये भीम आर्मी के द्वारा तैयार किए गए लोग हैं जो संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं और ये भी जानते हैं कि जब आपकी हत्या करने को जा रहा हो, संविधान देता है सेल्फ डिफेंस में आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, संविधान देता है। तो मेरा निवेदन है यहाँ के तथाकथित मंत्रियों से, तथाकथित विधायकों से, कि आप अनुशासन के तहत जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बाहुबल का परीक्षण इन मजदूर, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी पिछड़ों पर, मुसलमानों पर ना करें, वरना ये ही लोग हैं जो सुबह से शाम तक जब लेंटर डालते हैं तो सरिये को हाथों से ऐसे मोड़ते रहते हैं। तो इनसे ज्यादा बाहुबल किसी का मजबूत हो नहीं सकता। भरी दोपहरी में जब गेहूं काटते हैं तो पूरा दिन गर्मी में गेहूं काटते रहते हैं, तो इनसे ज्यादा बाहुबल किसी का मजबूत